Hi friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So in this lecture we are going to discuss our AVFM most important MCQs. तो फ्रेंड्स ये मैं आपको पार्ट वाइज लाऊंगा। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सेट है ये मैं आपको पार्ट वाइज लाऊंगा। दिस इज द पार्ट 1 और इसमें मैं आपको समझाऊंगा बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके पूछे जा सकते हैं और आपके पूरे सिलेबस से इसमें क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं और आई थिंक दिस विल बी कम इन 3 पार्ट। मैं 3 पार्ट में कवर करने का प्रयास करूंगा सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो चाहे इसमें न्यूमेरिकल एमसीक्यूज हो या थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हो, आपके लिए मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करके जाएं। और एक क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो दैट इज द एसेंस ऑफ दिस पार्टिकुलर लेक्चर, दैट मैं आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन के अंदर 4 अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो उन सभी कंसेप्ट को भी मैं क्लियर करते चलूंगा। आपको केवल क्वेश्चन आंसर ही नहीं करना है, मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को समझाऊंगा भी। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पार्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। देखिए पहला सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन जो है इक्विटी कैपिटल के बारे में नॉट करेक्ट है। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी प्रकार का मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो मेन पर्पस यही है हमारा। मेन पर्पस है कि आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करूं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, इक्विटी कैपिटल के बारे में कौन सा कथन गलत है, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है आपसे। तो आइए जरा ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास कि इक्विटी कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू यूनिट नोन एज इक्विटी शेयर इच हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू। दूसरा ऑप्शन है कि देखिए इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आपको समझा दो इक्विटी कैपिटल के बारे में बेसिक आइडिया आपको दे दूं कि व्हाट इज बेसिकली एन इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल का मतलब वो पैसा होता है जो कि कंपनी रेज करती है अपना शेयर बेच के, यानी जो पैसा कंपनी रेज करती है अपना शेयर को बेच के, ठीक है, बाय सेलिंग शेयर टू इन्वेस्टर। तो ये शेयर जो है कंपनी के ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है और इन्वेस्टर जो होते हैं वो कौन हो जाता है, वो हो जाते हैं शेयर होल्डर। इन्वेस्टर को क्या कहा जाता है, इन्वेस्टर इज नोन एज शेयर होल्डर। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए अब दोस्तों, अब यहाँ पे एक टर्म इक्विटी कैपिटल का समझ आ गया। अब इक्विटी शेयर को समझिए। इक्विटी शेयर क्या होता है कि ऑनरशिप का यूनिट होता है, ये बेसिकली यूनिट होता है ऑनरशिप का। तो प्रत्येक शेयर का एक नॉमिनल वैल्यू होता है। यहाँ लिखा है ना, इक्विटी कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू यूनिट नोन एज इक्विटी शेयर इज हैविंग अ नॉमिनल वैल्यू। तो प्रत्येक शेयर का जो होता है वो नॉमिनल वैल्यू होता है। मैं आपको एक टर्म समझा रहा हूँ। और नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो फेस वैल्यू होता है, जो कि सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड रहता है, और इसे आप अलग प्राइस पे भी ऑफर कर सकते हैं, चाहे प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो। समझे, तो वही कर रहा है। उसके बाद दोस्तों आप फाइनेंशियल देखिए, ये तो पहला ऑप्शन था कि इक्विटी शेयर एंड नॉमिनल वैल्यू, ये दोनों टर्म समझ गए। अब देखिए फाइनेंशियल राइट लिखा गया है। फाइनेंशियल राइट का मतलब क्या हुआ कि जो शेयर होल्डर होते हैं ना, उनके पास 2 राइट होता है। पहला राइट होता है राइट टू इनकम। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है राइट टू इनकम, जिसे डिविडेंड कहते हैं। मतलब कि यदि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो ये अपना एक हिस्सा जो है अपने शेयर होल्डर को देगी लाभांश के रूप में, डिविडेंड के रूप में। और दूसरा राइट है राइट टू रिटेनिंग सरप्लस एसेट इन केस ऑफ लिक्विडेशन। मतलब यदि कंपनी वाउंड अप हो जाएगी, इन केस द कंपनी इज वाउंड अप, तो कंपनी यदि वाउंड अप हो जाएगी तो जो रिमेनिंग एसेट है, ठीक है, वो रिमेनिंग एसेट मतलब जो एसेट बचा हुआ है, क्रेडिटर को हमने पे कर दिया, उसके बाद जो एसेट बचा हुआ है उसको शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और एक टर्म आप यहाँ देख सकते हैं वोटिंग राइट। वोटिंग राइट का मतलब शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट भी होता है। इसका मतलब कि वो वोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजन पे जो कि कंपनी को अफेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको एक एक टर्म का मीनिंग समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर हम लोग इस ऑप्शन को देखते हैं। ये 2 ऑप्शन समझ में आए आपको। चलिए थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर नॉट गवर्न बाय कॉमन डॉक्यूमेंट सच एज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखिए ये 2 टर्म आपको मिला यहाँ पे, एमओए और एओए। ये बेसिकली क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। दीज आर द लीगल डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है कि कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, रूल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको डिफाइन करता है। ये डिफाइन करेगा कि शेयर होल्डर का राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक ऑप्शन को देखते हैं। 4 ऑप्शन का मैंने टर्म आपको समझा दिया। पहला ऑप्शन को देखिए कि कह रहा है कि इक्विटी शेयर को, इक्विटी कैपिटल को हम लोग जो है ना यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, इसको इक्विटी शेयर कहते हैं, और प्रत्येक का सेम नॉमिनल वैल्यू होता है। ये बिल्कुल सही है। इक्विटी शेयर मैंने आपको बताया था, इक्विटी शेयर बेसिकली यूनिट होता है ऑनरशिप का और इसका नॉमिनल वैल्यू सेम रहता है। ऑप्शन भी कर रहा है इक्विटी शेयर होल्डर हैज 2 टाइप ऑफ फाइनेंशियल राइट। ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। ये दो मेन फाइनेंशियल राइट होते हैं हमारे इक्विटी होल्डर के, याद रखिएगा। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो कर रहा है कि इक्विटी शेयर आर नॉट गवर्न। ये गलत स्टेटमेंट है। ये गलत स्टेटमेंट है दोस्तों कि इक्विटी शेयर आर नॉट गवर्न बाय एमओए या एओए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि शेयर होल्डर को गवर्न करने के लिए एमओए और एओए जरूर होता है। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि एनीवन कैन बियर और बाय और सब्सक्राइब टू एनी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये पार्शियली सही है। कोई भी जो है कितना भी शेयर खरीद सकता है, लेकिन आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ रिस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है।
समझे। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, इक्विटी शेयर कैन बी प्राइस बाय द इशूअर एट द नॉमिनल वैल्यू और एट द प्रीमियम और डिस्काउंट सब्जेक्ट टू एक्सचेंज रूल एंड गाइडलाइन। तो दोस्तों कंपनी जो है शेयर को इशू करती है अलग अलग प्राइस पे, डिपेंड करता है मार्केट का कंडीशन क्या है या हमारा रेगुलेशन क्या है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है नॉट करेक्ट का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो होपफुली आपको एक एक ऑप्शन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरियस टाइप ऑफ शेयर कैपिटल इज नॉट करेक्ट, यानी आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है अलग अलग तरह के शेयर कैपिटल का। तो सबसे पहले आप शेयर कैपिटल को समझ लीजिए, ये शेयर कैपिटल होता क्या है। दोस्तों शेयर कैपिटल वो पैसा होता है जो कि आप रेज करते हैं, जो कि कंपनी रेज करती है, वो पैसा जो कंपनी रेज करती है सेल ऑफ शेयर के माध्यम से। तो शेयर बेचती है तो जो पैसा कंपनी रेज करती है उसको हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। अब देखिए शेयर कैपिटल से पहला टाइप आता है ऑथराइज कैपिटल, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ऑथराइज कैपिटल एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है जो कि कंपनी रेज कर सकती है शेयर को इशू करके। तो समझिए कि एक प्री अप्रूवल है फंड रेजिंग का, इसको चेंज किया जा सकता है शेयर होल्डर के अप्रूवल के माध्यम से कंपनी के गवर्निंग डॉक्यूमेंट में। गवर्निंग डॉक्यूमेंट क्या होता है, एओए होता है और एमओए होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट शेयर कैपिटल आता है वो होता है इशूड शेयर कैपिटल। अब ये इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है वो समझिए। देखिए इशूड शेयर कैपिटल जो एक्चुअल अमाउंट होता है कैपिटल का, जो हमारा एक्चुअल अमाउंट होता है कैपिटल का जो कि इशूइंग शेयर रेज की रही है, वो हमारा इशूड शेयर कैपिटल होता है। इसके अंदर कुछ शेयर हो सकते हैं जो कि कैश पे इशू किए गए हैं, कुछ शेयर हो सकते हैं जो कि कंसिडरेशन पे इशू किए गए हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के शेयर हो सकते हैं, कैश एंड कंसिडरेशन। तो देखिए कैश पे जो शेयर इशू किए जाते हैं ना, तो बेसिकली ये वैसे शेयर होते हैं जो कि इन्वेस्टर खरीदते हैं एक्चुअल मनी के साथ। और कंसिडरेशन पे जो शेयर होते हैं ना, ये वो शेयर होते हैं जिन्हें इशू किया जाता है किसी और चीज के लिए कैश को छोड़कर, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया या सर्विस हो गया। तो ये यूजुअली प्रमोटर के लिए किया जाता है या दूसरे इंडिविजुअल के लिए किया जाता है जो कि सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के डेवलपमेंट में। तो दो तरह का इशूड कैपिटल होता है, एक तो कैश पे होता है और एक कंसिडरेशन पे होता है, ठीक है। तो बेसिकली समझ में आ गया कैश किसके लिए होता है, तो जो इन्वेस्टर जो है पैसे से खरीदते हैं शेयर को, उनके लिए शेयर कैश की पे होता है, और जो कंसिडरेशन पे होता है तो उनके लिए अलग होता है। तो ये हमने दो आपको शेयर कैपिटल का टाइप बताया। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है उसको मैं हमको आगे बताता हूँ। अच्छा, एक है आपका सब्सक्राइब, यहाँ देखिए सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ये क्या होता है, तो ये इशूड शेयर का एक हिस्सा होता है। मैं समझा देता हूँ। दिस इज द पोर्शन ऑफ द इशूड शेयर जो कि इन्वेस्टर ने अप्लाई किया है और वो एग्री करते हैं कि वो खरीदेंगे। तो ये कॉल्ड अप कैपिटल से कम भी हो सकता है यदि कोई इन्वेस्टर जो है अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करते हैं। एक टर्म आप देखेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है कॉल्ड अप कैपिटल, ये क्या होता है इसको समझिए। तो ये हिस्सा होता है इशूड और सब्सक्राइब शेयर का जिसके लिए कंपनी डिमांड करती है इन्वेस्टर से पेमेंट। तो ये स्पेसिफिक अमाउंट हो सकता है या परसेंटेज भी हो सकता है। और लास्ट में आपका अनपेड शेयर कैपिटल, ये क्या होता है, ये कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो कि इन्वेस्टर ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, अनपेड। चलिए अब दोस्तों मैंने आपको एक एक टर्म समझा दिया। अब जरा ऑप्शन से गुजरते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑथराइज कैपिटल रिप्रेजेंट, आपको नॉट करेक्ट बताना है। ऑथराइज कैपिटल रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल द कंपनी कैन इशू एंड कैन बी अल्टर्ड विद द शेयर होल्डर अप्रूवल एज पर द एमओए एंड एओए। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यही मैंने आपको ऑथराइज कैपिटल का कंसेप्ट बताया था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है, और चाहे तो इसे आप एमओए और एओ से अल्टर भी करवा सकते हैं, चेंज भी करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि इशूड शेयर कैपिटल इंक्लूड शेयर इशूड फॉर कैश एंड शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन और देन कैश टू प्रमोटर और अदर इंडिविजुअल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी मैंने बताया था आपको कि ये बताता है कि कैसे सब्सक्राइब कैपिटल जो है ना, ये बताता है कि किस डिफरेंट तरीके से कंपनी जो है शेयर को इशू करती है और कैपिटल रेज करती है। एक तो कैश के माध्यम से और दूसरा कंसिडरेशन के माध्यम से। कंसिडरेशन में आपको प्रॉपर्टी बताया था, ये सब पॉइंट बताए थे। तो ये दो तरीका है जैसे कंपनी अपने इशूड शेयर कैपिटल को रेज करती है। तीसरा ऑप्शन है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के बारे में। तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज अ पोर्शन ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल दैट इज अप्लाइड फॉर अलॉटेड बाय द कंपनी एंड मे बी लेस देन द कॉल्ड अप कैपिटल इफ शेयर होल्डर डू नॉट रिस्पॉन्ड फुली। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये बताता है कि सब्सक्राइब कैपिटल कैसे अलग होता है कॉल्ड अप कैपिटल से और क्यों ये कम होता है। याद रखिएगा सब्सक्राइब कैपिटल जो है कॉल्ड अप कैपिटल से कम होता है। और लास्ट ऑप्शन जो कह रहा है कि अनपेड शेयर कैपिटल इज द अमाउंट डिटरमाइंड एज अनपेड एंड मैनेजमेंट हैज अथॉरिटी टू मेक सुटेबल डिसीजन इन दिस रिगार्ड। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि दोस्तों अनपेड शेयर कैपिटल जो टर्म है ना, उसको कॉमनली हम लोग फाइनेंस में यूज नहीं करते हैं। करेक्ट टर्म होता है कॉल इन एरियर। करेक्ट टर्म जो होता है ना वो क्या होता है, कॉल इन एरियर, ठीक है। तो कॉल इन एरियर का मतलब आपका जो कॉल्ड अप कैपिटल का जो अनपेड पोर्शन है उसे कहते हैं कॉल इन एरियर। तो मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी होता है कि वो डिसीजन ले कि कैसे इस अमाउंट को कलेक्ट किया जाए, जैसे रिमाइंडर इशू करके या लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करके, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों बेसिकली अनपेड शेयर कैपिटल कॉमन टर्म होता ही नहीं है, कॉल इन एरियर होता है।
जो कि मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी होता है कि वो डिसीजन ले, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि यहाँ पे अनपेड शेयर कैपिटल वर्ड लिखा गया है ना, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस बेसिस पे हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में आपको समझाया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल विच आर अवेलेबल। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, लेट मी शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंड रेज थ्रू इक्विटी इज नॉट करेक्ट। यही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है जो फंड रेज आप इक्विटी के माध्यम से कर रहे हैं वो गलत है, ये सवाल है। ठीक है, तो ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर आर कंपल्सरी are not compulsorily entitled to receive reward, interest and or compensation। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है कि अनलाइक लोन इक्विटी डू नॉट इन्वॉल्व रिपेमेंट, लोन के इक्विटी में कोई रिपेमेंट नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि इक्विटी प्रोवाइड रिस्क कैपिटल विच कैन बी चैलेंजिंग टू सोर्स थ्रू अदर मींस, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी इज जनरली लोअर कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ अदर रेजिंग। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपका सारा कंसेप्ट डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो फंड हम रेज करते हैं इक्विटी के माध्यम से उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म्स एंड ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे टर्म लिखा गया है रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है पैसा रेज करती है, शेयर बेचती है अपने इन्वेस्टर को, और ये जो इन्वेस्टर है वो शेयर होल्डर हो जाते हैं और कंपनी के एक हिस्से को खरीद लेते हैं। यही होता है रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी। इक्विटी होल्डर कौन होते हैं, यहाँ पे देखिए वर्ड आया, इक्विटी होल्डर इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने कंपनी का शेयर खरीदा है। यहाँ पे टर्म लिखा है रिवार्ड, इंटरेस्ट और कॉम्पेंसेशन। इसका मतलब क्या होता है कि ये पेमेंट होता है जो कि इन्वेस्टर को दिया जाता है, उन्होंने अपना मनी जो इन्वेस्ट किया उसके लिए। लोन्स के बारे में जानते ही होंगे आप, एक बेसिकली बोरोइंग होता है बैंक से एक दूसरे लैंडर जिनको इंटरेस्ट के साथ रिपे करना है। आप देखिए एक टर्म आपको मिलेगा अगले पेज में, मैं आपको नेक्स्ट पेज में ले चलता हूँ। यहाँ पे आप टर्म देखेंगे रिस्क कैपिटल। आप समझे, सबसे पहले इस टर्म को समझिए, जब तक टर्म नहीं समझेंगे तो आपको ऑप्शन ही नहीं समझ में आएगा। रिस्क कैपिटल क्या होता है, बेसिकली ये वो पैसा होता है जो कि इस एक्सपेक्टेशन के साथ हमने इन्वेस्ट किया है कि हमें रिटर्न हाई मिलेगा। ठीक है, तो वो पैसा जो हमने इस एक्सपेक्टेशन के साथ इस उम्मीद के साथ इन्वेस्ट किया है कि हमारा रिटर्न हाई होगा, उसे हम लोग रिस्क कैपिटल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि हम इन्वेस्टमेंट लूज भी कर सकते हैं, लूज करने का भी हमारे पास पॉसिबिलिटी होता है। नेक्स्ट हम आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। ये क्या होता है, इसके अंदर सारे खर्चे होते हैं, इट इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चेज हैं जो कि आपके ये इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि लीगल फी हो गया, मार्केटिंग कॉस्ट हो गया, कमीशन हो गया, ये सभी आपके कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड होते हैं। चलिए, तो मैंने आपको टर्म समझा दिया, आप जरा ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है कि आपका कि इक्विटी होल्डर आर नॉट कंपल्सरी इंटाइटल्ड टू रिसीव रिवार्ड, इंटरेस्ट और कॉम्पेंसेशन। देखिए ये स्टेटमेंट जो है सही है, राइट। क्यों सही है कि कंपनी जो है अपना डिविडेंड चूज कर सकती है कि हम शेयर होल्डर को पे करें, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो कंपलसरी नहीं है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि अनलाइक लोन इक्विटी डू नॉट इन्वॉल्व एनी रिपेमेंट। तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो हमारे इक्विटी में जो इन्वेस्टर होते हैं ना, उनको अपना इन्वेस्टमेंट को रिपे नहीं करना पड़ता है, रैदर उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें एक प्रॉफिट, वो होप करते हैं कि एक प्रॉफिट मिल जाए अपने शेयर को बेचकर हायर प्राइस पे या डिविडेंड रिसीव कर। सो इक्विटी डू नॉट इन्वॉल्व एनी रिपेमेंट, राइट। तो मतलब इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट को रिपे नहीं करना है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इक्विटी प्रोवाइड रिस्क कैपिटल। ये भी सही स्टेटमेंट है। जो इक्विटी इन्वेस्टर होते हैं ना, वो रिस्क लेते हैं, राइट, ये सोच के कि हमें रिटर्न हाई मिलेगा। इससे इक्विटी फाइनेंसिंग एक वैल्यूएबल ऑप्शन होता है कंपनीज के लिए, जिसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है लेकिन लिमिटेड एक्सेस मिलता है ट्रेडिशनल लोन का। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी जनरली लो कंपैरिजन टू द कॉस्ट ऑफ रेजिंग अदर सिक्योरिटी। ये गलत है, क्योंकि देखिए आप जो इक्विटी के माध्यम से फंड रेज करेंगे ना, ठीक है, इसमें आपको हायर कॉस्ट मिलता है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी है, ये ज़्यादा होता है, क्योंकि आप यदि फंड को रेज कर रहे हैं इक्विटी के माध्यम से, इसमें हायर कॉस्ट होता है, जैसे कि डेब्ट फाइनेंसिंग हो गया। ठीक है, बाकी ऑप्शन है जैसे यहाँ पे क्या हो गया, मान लीजिए डेब्ट फाइनेंसिंग है। ठीक है, ऐसा इसलिए कि कंपनी को इन्वेस्टर को कॉम्पेंसेट भी करना पड़ता है कि कंपनी, इन्वेस्टर तो रिस्क ले रहा है ना, तो उसके लिए तो कंपनी को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी कारण से दोस्तों जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू इक्विटी होता है वो ज़्यादा लार्जर होता है एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ रेजिंग अदर सिक्योरिटी। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस बेसिस पे मैं कर रहा हूँ कि आप यदि इक्विटी से फंड रेज कर रहे हैं तो इसका जो कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, लेट मी इरेज इट एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनल एक्रूवल इज नॉट करेक्ट।
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इंटरनल एक्रूवल के रिगार्डिंग गलत है, ये सवाल है, राइट। सो ऑप्शन को देखते हैं, इंटरनल एक्रूवल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने कि इंटरनल एक्रूवल इंक्लूड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नॉन कैश प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन अमॉन्ग अदर कंपनीज। दूसरा ऑप्शन कर रहा है इंटरनल एक्रूवल कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पर्पज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इंटरनल एक्रूवल is generally lower as they do not have involve any servicing or cost, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि ओवर यूज ऑफ रिटेन अर्निंग, यानी कि आप यदि ओवर यूज करेंगे रिटेन अर्निंग को, उस कारण से आपका डिविडेंड डेप्रिसिएट करेगा, डेप्रिवेशन ऑफ योर डिविडेंड। एंड उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि हमारा स्पेशली आपके माइनॉरिटी के शेयर होल्डर को इफेक्ट करेगा। ये चार ऑप्शन है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछा जा रहा है आपसे। अब दोस्तों मैं समझाता हूँ आपको एक एक चीज। सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए, सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कुछ टर्म आपको मिलेगा, पहले उस टर्म को समझ लीजिए, तब जाके आप इसके ऑप्शन को समझ पाएंगे। पहला है इंटरनल एक्रूवल क्या होता है। इंटरनल एक्रूवल का मतलब वो फंड जो कि कंपनी जनरेट कर रही है अपने ऑपरेशन से, बिना एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रेज किए हुए। तो ये फंड जो है ना, इसे बहुत सारे पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, आप ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं, आप डेप्ट रिपेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब अपने ऑपरेशन से जो पैसा कंपनी रेज करती है ना, उसे हम लोग इंटरनल एक्रूवल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे एक टर्म देखेंगे पीएटी, पीएटी होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों आपने जितने भी खर्चे थे, जितने भी टैक्सेस थे, कंपनी के रेवेन्यू में से सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो जो प्रॉफिट बचता है ना, उसे हम लोग पीएटी कहते हैं। तो प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड टैक्स फ्रॉम द कंपनी रेवेन्यू। कंपनी के रेवेन्यू में से जितना भी कंपनी के रेवेन्यू में से आपके जितने भी खर्चे थे, जो भी टैक्सेस थे, सभी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद एक टर्म देख सकते हैं नॉन कैश प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट होता है जिसके अंदर आप कैश रिसीव नहीं करते, जैसे कि आपका अनरियलाइज गेन हो गया, ठीक है, अनरियलाइज कुछ गेन हो गया इन्वेस्टमेंट पे, या मान लीजिए कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो गया एसेट का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टर्म आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि ये अकाउंटिंग मेथड है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ एसेट है उसे हम एलोकेट करते हैं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टर्म है जो कि आपको समझना है वो है हमारा, अगले स्लाइड में चलते हैं, वो है हमारा कॉस्ट ऑफ यूजिंग इंटरनल एक्रूवल। यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्या मतलब, ये समझिए। इसका मतलब ये होता है कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि आप फंड को पे नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप डिविडेंड के रूप में देते हैं शेयर होल्डर को, ठीक है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो ये सभी टर्म्स को आपने समझ लिया, एक्रूवल क्या होता है। अब हम लोग जरा ऑप्शन को देखते हैं कौन सा गलत है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि इंटरनल एक्रूवल इंक्लूड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नॉन कैश प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन अमंग अदर कंपनी। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि दोस्तों कॉमन आइटम जो हमारे इंटरनल एक्रूवल के अंदर इंक्लूडेड होते हैं वो यही सब होते हैं, पीएटी होते हैं, नॉन कैश प्रॉफिट होते हैं, डेप्रिसिएशन होते हैं, राइट। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है कि इंटरनल एक्रूवल कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पर्पज, ठीक है। इंटरनल एक्रूवल कैन बी यूज फॉर बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पर्पज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका है कि ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इंटरनल एक्रूवल इज जनरली लोअर एज इट नॉट इन्वॉल्व इन सर्विसिंग ऑफ कॉस्ट। ये गलत है, क्योंकि दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरनल एक्रूवल आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, जो अनडिक्लेयर्ड डिविडेंड है, जो अनडिक्लेयर्ड डिविडेंड है, ठीक है, उसे रिप्रेजेंट करेगा। और शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करते हैं कि इन सभी फंड पे मुझे रिटर्न मिले, इसीलिए कंपनी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इनकर करती है, इसे डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए डिविडेंड के रूप में। और ये कॉस्ट जो होता है ना, बाकी डेब्ट ऑप्शन से ज्यादा होता है। ये जो कर रहा है लोअर ना, ये गलत है, ठीक है ना। कंपनी क्या करती है कि ये जो अनडिक्लेयर्ड डिविडेंड हो गया, तो और शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करते हैं कि इन सभी फंड पे उन्हें रिटर्न मिलेगा, तो कंपनी ज्यादा कॉस्ट इनकर करती है, डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो ज्यादा कॉस्ट इनकर किया, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन गलत है। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है ओवरयूज ऑफ रिटेन अर्निंग may lead to deprivation of dividend, especially affecting minority shareholders. This also है। तो ये सही स्टेटमेंट है। चलिए अब हम लोग जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है प्रेफरेंस कैपिटल के बारे में गलत है। प्रेफरेंस कैपिटल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये सवाल है। तो आइए जरा ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि प्रेफरेंस कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल दैट प्रोवाइड लेसर रिस्क
टू इन्वेस्टर एज कम्पेयर टू द इक्विटी इन्वेस्टमेंट। मतलब बता रहा है कि जो प्रेफरेंस कैपिटल होता है वो आपको कम रिस्क होता है प्रेफरेंस कैपिटल में एज कम्पेयर टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि जो डिविडेंड रेट होता है प्रेफरेंस कैपिटल का वो वेरिएबल होता है। ठीक है, तो डिविडेंड रेट जो है प्रेफरेंस कैपिटल का वेरिएबल होता है और फिक्स नहीं होता है, जो कि इक्विटी शेयर से सिमिलर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कर रहा है कि जो क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है वो गारंटी करता है कि हमारा एक्युमुलेटेड डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा सब्सिक्वेंट ईयर में, आगे आने वाले साल में, यदि हमारा इस साल में पेमेंट नहीं होता है तो। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कर रहा है कि यदि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि जो हमारा रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर होता है, ठीक है, वो से रिडीम कर दिया जाना चाहिए विद अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल का कंसेप्ट आपने पढ़ा है तो वो चेक हो जाएगा। बताइए कौन सा सही ऑप्शन है, कौन सा गलत ऑप्शन है, बताना है। राइट, नॉट करेक्ट पूछा गया है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए एक टर्म लिखा गया है प्रेफरेंशियल कैपिटल। ये क्या होता है समझिए। तो एक तरह का कैपिटल होता है जो कि कंपनी रेज करती है प्रेफरेंस शेयर को इशू करके। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, तो ये शेयर कुछ एडवांटेज ऑफर करता है इक्विटी के ऊपर। क्या क्या एडवांटेज है प्रेफरेंस शेयर का इक्विटी के ऊपर? सबसे पहला होता है प्रायोरिटी इन डिविडेंड पेमेंट। मैं समझा देता हूँ कि इनको प्रायोरिटी मिलता है डिविडेंड पेमेंट में। मतलब दोस्तों प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा इस इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। दूसरा है इसका एडवांटेज कि इनका जो है फिक्स डिविडेंड रेट होता है। ठीक है, फिक्स डिविडेंड रेट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, कि इक्विटी शेयर होल्डर जैसा नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एक फिक्स डिविडेंड रेट होता है जिससे इन्वेस्टर को एक प्रेडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम मिल जाएगा। और तीसरा ऑप्शन होता है प्रायोरिटी मिलता है इन्हें कैपिटल रिपेमेंट में। तो लिक्विडेशन मान लीजिए कंपनी का हो गया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपना कैपिटल वापस मिल जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिल जाएगा। तो ये सब एडवांटेज हो गए, याद रख लीजिएगा। एडवांटेज मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ। प्रायोरिटी मिलता है इनको डिविडेंड में, प्रायोरिटी मिलता है इनको कैपिटल में, और इनको फिक्स डिविडेंड रेट होता है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि इनका जो वोटिंग राइट होता है ना वो लिमिटेड होता है। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास लिमिटेड या वोटिंग राइट समझिए होता ही नहीं है। ठीक है, उनके पास कंपनी पे कम कंट्रोल होता है। और दूसरा डिसएडवांटेज है कि कैपिटल यदि एप्रिसिएट होगा तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, नो पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो मतलब ये पॉइंट को ध्यान रखना है। तो ये आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज याद रखिए, आप जरा क्वेश्चन को समझिए। इसलिए दोस्तों मैं आपको बैकग्राउंड पहले समझाता हूँ, ताकि बैकग्राउंड आप समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान है। दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन कर रहा है कि प्रेफरेंशियल कैपिटल इज अ टाइप ऑफ कैपिटल दैट प्रोवाइड लेसर रिस्क टू इन्वेस्टर कंपेयर टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो बिल्कुल सही है। मैंने बोला था ना कि चूंकि प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल क्या देता है आपको, फिक्स डिविडेंड देता है और इन्हें कैपिटल रिपेमेंट में प्रायोरिटी मिलता है, इसीलिए इसे लेस रिस्की माना जाता है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि जो डिविडेंड रेट होता है प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल का वो वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता है, इक्विटी शेयर सिमिलर। ये गलत है। मैंने अभी बताया था कि इक्विटी शेयर में वेरिएबल डिविडेंड होता है जबकि प्रेफरेंस शेयर में फिक्स डिविडेंड रेट होता है, जो कि इसका एक की फीचर है। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है उसको समझिए। तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर गारंटी द पेमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड डिविडेंड इन सब्सिक्वेंट ईयर। तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट सही है कि क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब गारंटी करता है कि यदि कोई अनपेड डिविडेंड रहेगा उसे हम कैरी ओवर करेंगे और उसे फुल में पे कर देंगे, इससे पहले कि इस इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी क्या कर रहा है, रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। देखिए रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर जो होता है ना, तो कंपनीज एक्ट 2013 मैंडेट करती है कि रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया जाएगा कंपनीज के द्वारा 20 साल के अंदर, 20 साल में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है क्या, हमारा गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, यहाँ पे गलत ऑप्शन है। मैंने समझा दिया क्यों गलत ऑप्शन है, होपफुली आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में करेक्ट नहीं है? ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन अगेन, नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। अच्छा, डिवेंचर के बारे में देखते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डिवेंचर के बारे में सही नहीं है? ठीक है, और ऑलरेडी मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर का कंसेप्ट समझा दिया, तो हम लोग डिवेंचर पे बढ़ते हैं। डिवेंचर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं? ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन कर रहा है कि डिवेंचर आर इंस्ट्रूमेंट acknowledging a debt out by a company promising repayment at a fixed future date with fixed rate of interest। ठीक है, देखिए सारा कंसेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ इस पार्टिकुलर वीडियोस के माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा डिवेंचर इशूड टू मोर देन 500 पीपल रिक्वायर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी and trustee to safeguard the interest of debenture holder। तीसरा है कि debenture can be issued with option for the issuer, that is call option, or to the investor, that is put option, to redeem the debenture before the maturity date। और ऑप्शन डी कर रहा है debenture holder generally do not have voting right। चलिए पहले मैं आपको समझाता हूँ डिवेंचर होता क्या है।
बेसिकली डिवेंचर समझ जाएंगे तो आप तुरंत आंसर दे देंगे। डिवेंचर होता क्या है दोस्तों, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कंपनी इशू करती है ताकि मनी बोरो कर सके, यही मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये एसेंशियली एक तरह का लोन एग्रीमेंट होता है कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि डिवेंचर आर इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेब्ट ऑन्ड बाय अ कंपनी प्रॉमिसिंग अ रीपेमेंट एट फिक्स्ड फ्यूचर डेट विद फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डिवेंचर को फिक्स मैच्योरिटी डेट पे इशू किया जाता है, इसका मैच्योरिटी डेट फिक्स होता है और इनका इंटरेस्ट रेट भी फिक्स होता है, जो कि कंपनी प्रॉमिस करती है कि मैं इन्वेस्टर को वापस पे करूंगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि डिवेंचर इशू टू मोर देन 500 पीपल रिक्वायर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। ये भी गलत, ये भी सही है कि डिवेंचर ये जो है स्टेटमेंट कर रहा है ना कि ये गलत, ये सही है कि हमारा जो सेक्शन नंबर 71 है कंपनीज एक्ट 2013 का, तो वो कहता है कि जब भी कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है 500 से ज्यादा लोगों को, तो उसे ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है ताकि अपने इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो याद रखिएगा कि 500 से ज्यादा लोगों को यदि कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो उन्हें ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है कि डिवेंचर कैन बी इशूड विद ऑप्शन फॉर द इशूअर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि डिवेंचर के अंदर कॉल ऑप्शन होता है जो कि कंपनी को अलाउ करता है कि वो डिवेंचर खरीद लें मैच्योरिटी से पहले। कॉल ऑप्शन का मतलब यही होता है कि वो चाहे तो वो ये अलाउ करता है कि कंपनी को कि वो डिवेंचर को खरीद ले मैच्योरिटी से पहले, या पुट ऑप्शन होता है जो कि इन्वेस्टर को अलाउ करता है कि उसे वापस बेच दे कंपनी को मैच्योरिटी से पहले। तो दो तरह का ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन इन द डिवेंचर। एंड द लास्ट ऑप्शन वी हैव इज डिवेंचर होल्डर जनरली डू नॉट हैव वोटिंग राइट। ये गलत है, डिवेंचर होल्डर डज नॉट हैव वोटिंग राइट, ये गलत है क्योंकि बहुत सारे डिवेंचर में कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइप के डिवेंचर होता है जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर, जिसको बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें वोटिंग राइट होता है। ये जो कन्वर्टेड शेयर होते हैं ना, इसमें वोटिंग राइट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाइप ऑफ डिवेंचर इज नॉट करेक्ट। अब देखिए डिवेंचर के टाइप पे भी सवाल आएगा। डिवेंचर का अलग अलग टाइप होता है, आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवेंचर। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवेंचर शो करता हूँ। पहला ऑप्शन है सिक्योर्ड डिवेंचर, ऑफर अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू इन्वेस्टर बाय होल्डिंग अ चार्ज ओवर द कंपनी फिक्स एसेट। दूसरा ऑप्शन है कि कन्वर्टेबल डिवेंचर के बारे में बताया जा रहा है कि कन्वर्टेबल डिवेंचर जो होता है वो पार्टली या फुल्ली कन्वर्टेड होता है इक्विटी शेयर में फ्यूचर डेट में। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बियरर डिवेंचर। तो बियरर डिवेंचर को ट्रांसफरेबल होता है डिलीवरी के माध्यम से, जिससे आसान होता है ट्रेड करना इसे। और लेकिन दोस्तों यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। किस चीज़ का रिस्क बढ़ जाता है? रिस्क बढ़ जाता है लॉस का या थेफ्ट होने का। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि जितने भी डिवेंचर हो चाहे टाइप कुछ भी हो, उन्हें ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट चाहिए यदि चाहे 500 से ज्यादा लोग उन्हें होल्ड कर रहे हैं। तो कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है डिवेंचर के टाइप्स के बारे में। मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि सिक्योर्ड डिवेंचर ऑफर अ लोअर इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट तो सही होना चाहिए क्योंकि जो हमारे सिक्योर्ड डिवेंचर होते हैं ना, इनको बैक किया जाता है स्पेसिफिक एसेट ऑफ द कंपनी के द्वारा, जो कि इन्वेस्टर को उन सभी एसेट पे क्लेम प्रोवाइड करता है यदि कंपनी अपने ऑब्लिगेशन पे डिफॉल्ट करती है। तो ये जो एडिड सिक्योरिटी है ना, इससे कंपनी लो इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है इन सभी डिवेंचर में। मतलब इसको एसेट से बैक कर दिया गया है। तो यदि कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो ये जो एसेट है वो हो जाएगा किसका? जो इन्वेस्टर है जिन्होंने इस डिवेंचर ले रखा है। इसीलिए इसका जो इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि ज्यादा, देखिए सिंपल सा रूल है कि यदि आपका रिस्क कम है तो रेट भी कम होगा। सिंपल सा रूल है। ठीक है, हायर रिस्क मोर रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सही है। ऑप्शन भी कह रहा है कि कन्वर्टेबल डिवेंचर कैन बी पार्टली और फुली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर फ्यूचर डेट। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। देखिए कन्वर्टेबल डिवेंचर इन्वेस्टर को एक ऑप्शन देता है कि वो उसे कन्वर्ट कर सकता है इक्विटी शेयर में प्री डिटरमाइंड प्राइस और रेट पे। इससे क्या होता है कि उन्हें पोटेंशियल कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा यदि कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ता है। साथ ही साथ कन्वर्टेड शेयर जो है वोटिंग राइट भी आ जाता है। इसके साथ एक वोटिंग राइट भी आता है। ठीक है, जिससे होल्डर पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंपनी के डिसीजन मेकिंग में। ऑप्शन सी कह रहा है कि बियरर डिवेंचर आर ट्रांसफरेबल। ये गलत है। देखिए ये क्यों गलत है मैं समझाता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन टू यू व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखिए जो हमारे बियरर डिवेंचर होते हैं ना, पहले कॉमन हुआ करते थे, लेकिन अब इसका इंफ्लुएंस रेयर हो गया है। नाउ इट इज रेयर। ठीक है, क्योंकि जो रिस्क इन्वॉल्व है उसके कारण। ये जो डिवेंचर होते हैं ये किसी स्पेसिफिक ऑनर के नाम में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। इसे आप फिजिकल डिलीवरी के माध्यम से ट्रांसफर भी कर सकते हैं, इसीलिए इनको ट्रेड करना आसान होता है। लेकिन जो थेफ्ट और लॉस का जो रिस्क है ना, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि जितने भी डिवेंचर होते हैं चाहे टाइप कुछ भी हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्चुअली ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट तब होता है
जब आपके 500 से ज्यादा लोगों से होल्ड कर। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे एक मैं चेंज कर रहा हूँ, लेस कर देता हूँ इसे, अब ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, डिवेंचर चाहे किसी भी टाइप के हो, इसमें आपको ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको समझिए, सेक्शन जो 71 है ना हमारा, सेक्शन 71 जो है हमारा कंपनीज एक्ट का, इसमें कहा गया है कि ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट तभी होगा जब कंपनी इशू करती है डिवेंचर को 500 से ज्यादा लोगों को, लेकिन ये पब्लिक इशू में ही अप्लाई होता है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी गलत है कि ये कौन से इशू में अप्लाई होगा, पब्लिक इशू में ही अप्लाई होगा। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। मतलब कि यदि डिवेंचर 500 से ज्यादा लोगों को ऑफर किया जा रहा है और ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, तो उस केस में आपको ट्रस्टी को अपॉइंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पब्लिक इशू में ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये मतलब सारे डिवेंचर में आपको ट्रस्टी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलिए, तो ऑप्शन समझ में आ गया क्यों ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए, वेरी गुड। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइवेट इक्विटी के बारे में पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, यदि आपको एक ऐसे कोर्स की रिक्वायरमेंट है जिसमें आप एवीएफएम के कंप्लीट सिलेबस को क्विकली रिवाइज कर पाए, तो आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ एवीएफएम का कैप्सूल कोर्स। आप इसके कंटेंट को देख सकते हैं। इसके अंदर वन लाइनर पीडीएफ, कैप्सूल पीडीएफ, फॉर्मूला पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अलावा दोस्तों आपको क्विक रिवीजन पीडीएफ मॉड्यूल वाइज, ये सभी रिवीजन के लिए पर्पस के लिए है। प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यूज दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जा रहा है, और आपको डेली क्विजेस भी दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये कोर्स आप मात्र 75 रुपीज में एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप को इंस्टॉल करके। ऐप का नाम है JIVNCIV मेड सिंपल, लिंक इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को। हम लोग बात कर रहे थे प्राइवेट इक्विटी के बारे में। सो लेट्स कंटिन्यू अबाउट प्राइवेट इक्विटी। इनमें से कौन सा कथन जो है प्राइवेट इक्विटी के बारे में गलत है, ये पूछा जा रहा है। तो लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन। डिवेंचर को हमने डिस्कशन किया। अब उसके बाद हमने देखिए, सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है प्राइवेट इक्विटी के बारे में। पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्राइवेट इक्विटी प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल टू नॉन लिस्टेड कंपनी विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल। तो दोस्तों क्या ये सही स्टेटमेंट है? देखिए, ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। प्राइवेट इक्विटी जो फर्म होती है ना, वो पैसा इन्वेस्ट करती है कंपनीज में जो कि पब्लिकली ट्रेडेड नहीं होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, वो टिपिकली वैसे कंपनी को देखती है जिसके पास पोटेंशियल होता है हाई ग्रोथ के लिए, सिग्निफिकेंट ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो नॉन लिस्टेड कंपनीज होती है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर टिपिकली सीक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेदर देन शॉर्ट टर्म डिविडेंड। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर का फोकस होता है कि वो पैसा कमाए अपने इन्वेस्टमेंट को बेचकर वैसे कंपनी में हायर प्राइस में देन दे गेट पेड फॉर इट। तो ये यूजुअली जो है वो बहुत सालों तक वेट करते हैं ऐसा होने तक। ठीक है, वो रेगुलर इनकम एक्सपेक्ट नहीं करते फ्रॉम द कंपनी। तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ कंपनी डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये भी सही है। प्राइवेट इक्विटी फर्म का जो वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करती है अलग अलग डेवलपमेंट के स्टेज पे। तो जो सीड फाइनेंसिंग होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है सीड फाइनेंसिंग। तो सीड फाइनेंसिंग हेल्प करता है यंग कंपनी को स्टार्ट होने में। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि ये कंपनी को सपोर्ट करता है जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है लेकिन अभी रैपिडली ग्रो कर रही है। तो ये अलग अलग स्टेजेस में इनका फाइनेंसिंग होता है प्राइवेट इक्विटी का। बीबी स्टेटमेंट सही है। डी कर रहा है कि प्राइवेट इक्विटी इंक्लूड LBO एंड MBO वेयर कंपनी आर रिक्वायर्ड यूजिंग डेट फाइनेंसिंग। ये गलत है। देखिए, ये सही है कि प्राइवेट इक्विटी फर्म कभी कभी LBO और MBO में पार्टिसिपेट करती है। तो ये सारे के सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर को रिप्रेजेंट नहीं करती है। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप एक माइनॉरिटी स्टेक खरीदते हैं कंपनी में, आप इंटायर कंपनी को नहीं खरीद लेते। समझे? तो ये पॉइंट है। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। समझ में आ गया होगा आपको। तो बाय आउट होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप पूरे के पूरे कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं। दिस इज नॉट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे जो प्राइवेट इक्विटी फाइनेंसिंग में जो स्टेजेस होते हैं उनके बारे में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कर रहा है सीड फाइनेंसिंग। तो सीड फाइनेंसिंग जो होता है ना, वो फंडिंग का सबसे अर्लीस्ट स्टेज होता है, आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे इन्वेस्टर छोटे से कुछ पैसा जो है देते हैं ताकि एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस आइडिया को डेवलप कर पाए कंसेप्ट से एक कंक्रीट प्लान में। स्टार्टअप फाइनेंसिंग में क्या होता है कि स्टार्टअप फाइनेंसिंग कंपनी को हेल्प करता है कि वो अपने बिजनेस आइडिया को प्लान से रियलिटी में ला पाए। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नीडेड फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनिशियल मार्केटिंग एक्टिविटी। तो बेसिकली इसके अंदर आप प्रोडक्ट रिसर्च के लिए फंडिंग करते हैं, डेवलपमेंट के लिए फंडिंग करते हैं, इनिशियल प्रोडक्शन होगा, अर्ली स्टेज मार्केटिंग एफर्ट होता है। तीसरा जो ऑप्शन कर रहा है कि फर्स्ट स्टेज फाइनेंसिंग। तो बेसिकली ये भी स्टेटमेंट सही है। जैसे किसी कंपनी ने अपना प्रोडक्ट डेवलप कर लिया और अपने मार्केट फिट को वैलिडेट कर लिया, तो पहला स्टेज जो फाइनेंसिंग होता है ना, ये हेल्प करता है इसे अपने प्रोडक्शन को स्केल अप करने में और कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट करने में। इसके अंदर क्या होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग में, लॉजिस्टिक में, मार्केटिंग कैंपेन में इन्वेस्ट करते हैं।
और जो हमारा थर्ड स्टेज फाइनेंसिंग होता है, इसमें कह रहा है कि सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ग्रोथ कंपनी, ये गलत है। देखिए ये एक लेटर स्टेज एक्सपेंशन, इसको हम लोग एक्सपेंशन फाइनेंसिंग भी कहते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंशन फाइनेंसिंग भी कहते हैं। तो बेसिकली ये फंडिंग जो है ना फर्दर एक्सपेंशन को सपोर्ट करेगा, ठीक है, ताकि वो अपने मार्केट पोजीशन को सॉलिडिफाई कर सके और नए मार्केट में समझ सके। इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि हमारा जो थर्ड स्टेज फाइनेंसिंग है इसके ऑब्जेक्टिव को ये गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका फोकस होता है कि हमारे एग्जिस्टिंग ग्रोथ कंपनी पे फोकस करना rather than द सपोर्टिंग द इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में कौन सा कथन गलत है। चलिए तो फाइनेंशियल लिवरेज, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इट एम्स टू एनहांस द रिटर्न ऑन इक्विटी ईपीएस फॉर शेयर होल्डर बाय यूजिंग बोरोड फंड। तो दोस्तों देखिए ये गलत, सही स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर आप बोरोड फंड को यूज करते हैं, जिसको जो कि हम आपके रिटर्न, शेयर होल्डर के रिटर्न को एम्पलीफाई कर सकता है यदि वो उसे इफेक्टिवली यूज किया जाए। तो जो एडिशनल फंड होता है उसे आप यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट कैन जनरेट हायर प्रॉफिट, जिससे आपका आरओई यानी कि ईपीएस जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि इंक्रीज लिवरेज कैन इनिशियली बूस्ट ईपीएस बट एक्सेसिव डेप्ट कैन लीड टू हायर इंटरेस्ट कॉस्ट एंड रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी। ये भी करेक्ट है। देखिए मॉडरेट लिवरेज रहेगा ना तो आपका ईपीएस जो है वो बढ़ेगा, लेकिन यदि आप ज्यादा से ज्यादा डेप्ट ले लेंगे तो ये बर्डन हो जाएगा, तो कंपनी को हायर इंटरेस्ट कॉस्ट पे करना पड़ेगा डेप्ट पे, जिस कारण से प्रॉफिट कम होते जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी अल्टीमेटली रिड्यूस होगा। ऑप्शन सी का रहा है कि सेवरल रेशियो इंक्लूडिंग डेप्ट टू एसेट एंड डेप्ट टू इक्विटी आर यूज्ड टू मेजर फाइनेंशियल लिवरेज, ये भी सही है। तो फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है बहुत सारे रेशियो को यूज करते हैं, डेप्ट टू इक्विटी को या डेप्ट टू एसेट को, ताकि कंपनी के फाइनेंशियल लिवरेज, कंपनी के लिवरेज ऑप्शन को एसेस कर सके। ये रेशियो हेल्प करता है समझने में कि कितना डेप्ट कंपनी यूज कर रही है एज कम्पेयर टू एसेट एंड इक्विटी। लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि डुपॉन्ट एनालिसिस यूजेस द इक्विटी मल्टीप्लायर विच इज द इनवर्स ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ये गलत है। डुपॉन्ट एनालिसिस इक्विटी मल्टीप्लायर को यूज करता है अपने कंपोनेंट में, लेकिन ये फाइनेंशियल लिवरेज का इन्वर्स नहीं होता है। इक्विटी मल्टीप्लायर मेजर होता है कैपिटलाइजेशन का, इट इज अ मेजर ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि कितना डेप्ट कंपनी यूज कर रही है एज कम्पेयर टू इट्स इक्विटी, लेकिन ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता ओवरऑल फाइनेंशियल लिवरेज को, ठीक है। तो बेसिकली ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है कि ये मिस रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे स्टेटमेंट को, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इनकरेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द डीओएल। डीओएल होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, सॉरी डीएफएल, डीएफएल के बारे में। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि डीएफएल मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ ईपीएस टू द चेंज इन ईवीआईटी। सही स्टेटमेंट है कि डीएफएल बताता है कि कितना हमारा ईवीआईटी चेंज होगा, नहीं कैसे, छोटा सा यदि ईवीआईटी में चेंज आ जाए वो कैसे हमारे अर्निंग पर शेयर को अफेक्ट करेगा, कंपनी के स्टॉक के अफेक्ट करेगा। सिंपल टर्म में बताएं, ये आपको बताता है कि कितना प्रॉफिट पर शेयर बदलेगा यदि कंपनी का जो ऑपरेटिंग इनकम है वो फ्लक्चुएट हो। और ऑपरेटिंग इनकम को क्या बोलते हैं हम लोग, ईवीआईटी बोलते हैं। यही तो हमारा ऑपरेटिंग इनकम है। तो कंपनी का यदि ऑपरेटिंग इनकम चेंज होगा तो प्रॉफिट पर शेयर पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, ये बताता है हमें कौन, डीएफएल बताता है। ऑप्शन इज सही है। ऑप्शन भी कह रहा है कि हायर डीएफएल इंडिकेट दैट द स्मॉल चेंज इन ईवीआईटी विल लीड टू लार्ज चेंज इन ईपीएस। तो ये भी गलत, ये भी सही है। यदि डीएफएल ज्यादा होगा ना, इसका मतलब कि कंपनी जो है ज्यादा बिलीव कर रही है, ज्यादा विश्वास कर रही है किस पे, बोरोड फंड पे, यानी डेप्ट पे ज्यादा विश्वास कर रही है, ठीक है। यदि कंपनी का डीएफएल ज्यादा होगा तो अपने ऑपरेशन के लिए, तो चूंकि इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो तो फिक्स है, ठीक है। तो यदि ईवीआईटी में कोई चेंज आएगा ना, छोटा सा चेंज आएगा, तो उसका मैग्नीफाइड इंपैक्ट पड़ेगा रिमेनिंग प्रॉफिट में, जो कि शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है, जिससे आपका ईपीएस में ज्यादा फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट तो फिक्स है। नेक्स्ट है कि डीएफएल इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग ईवीआईटी बाय ईवीटी, ईवीआईटी बाय ईवीटी है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि देखिए ये सिंपली ईवीआईटी, इसके अंदर आप परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें रेशियो ऑफ परसेंटेज बेसिकली डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर देते हैं। आप देखते हैं कि ईवीआईटी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, मतलब डेल्टा ईवीआईटी अपॉन ईवीआईटी अपॉन डेल्टा ईवीटी अपॉन ईवीटी, ये होता है, समझे। तो परसेंटेज चेंज को देखते हैं। लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एग्जिस्ट करता है जबकि वेयर द बेनिफिट ऑफ लिवरेज आउटवेट द रिस्क। तो दोस्तों ये सही है। कंपनी जो है ना एक बैलेंस को पता फाइंड करती है किसके बीच में, कि हम ज्यादा डेप्ट को यूज करें अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो जब आप ज्यादा डेप्ट को यूज करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो आपका ईपीएस जो है वो बढ़ेगा। ऑब्वियसली ईपीएस प्रॉफिटेबिलिटी होता है। या हम जो रिस्क एसोसिएटेड है ज्यादा डेप्ट से, क्या क्या रिस्क है बताइए, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा,
फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ जाएगा। तो इसके इसमें कंपनी बैलेंस खोजती है कि या हम ज़्यादा डेप्ट यूज करें या हम डेप्ट को लिमिट रखें। तो जो ऑप्टिमल लेवल ऑफ लिवरेज होता है वो पॉइंट होता है जहाँ पे बेनिफिट जो है रिस्क से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर रिटर्न को मैक्सिमाइज कर लेगा बिना कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को जियोपार्टाइज किए हुए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्टिमल लेवल होना बहुत जरूरी है, ज़्यादा डेप्ट नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमल लेवल ऑफ डेप्ट होना चाहिए। चलिए, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब दोस्तों पूछा जा रहा है कि डीएफएल और उसके बिहेवियर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन को देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फिक्स इंटरेस्ट चार्ज डीएफएल इज इक्वल टू 1, तो ये सही स्टेटमेंट है। दोस्तों एक्चुअली आई थिंक इट इज डीएफएल, यस। देखिए, जब कोई फिक्स इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है तो इंटरेस्ट चार्ज कोई होगा ही नहीं, तो बेसिकली ईवीआईटी और ईबीईटी एक ही हो जाएगा ना, क्योंकि ईवीआईटी क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ईबीटी क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। जब इंटरेस्ट चार्ज होगा ही नहीं होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। और डीएफएल मैंने बताया था ना, दोनों का रेशियो होता है, तो ये इक्वल होगा 1 का, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव फाइनेंशियल लीवरेज लीड्स टू डीएफएल ग्रेटर देन 1, जो कि आपके एम्पलीफाइड ईपीएस चेंज को शो करेगा। तो दोस्तों ये भी सही है कि पॉजिटिव लीवरेज का मतलब ये हुआ कि जो ईबीआईटी में चेंज आ रहा है ना, उस कारण से आपके ईपीएस में ज्यादा चेंज आएगा, जो कि हमारा डीएफएल जो है 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा है तभी तो पॉजिटिव है। उसके बाद दोस्तों ब्रेक इवेंट पे क्या होता है कि ईबीआईटी जीरो, ईबीटी जीरो हो जाता है। ईबीटी मतलब कि अर्निंग हमारा जीरो होगा, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट है वो प्रॉफिट बराबर हो जाए, प्रॉफिट होता ही नहीं है, राइट। तो ईबीटी जीरो हो जाता है। जब बिजनेस ब्रेक इवेंट पे ऑपरेट होती है ना, तो डीएफएल अनडिफाइन हो जाता है, क्योंकि हमें पता है ना कि डीएफएल को फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ईबीआईटी अपॉन डेल्टा ईबीटी, बेसिकली परसेंटेज चेंज होता है। यदि ये जीरो हो जाएगा तो ये टर्म इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि समथिंग बाय जीरो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ब्रेक इवन पे जो है डीईवीटी हमारा डीएफएल जो है अनडिफाइंड होता है। नेक्स्ट कर रहा है कि नेगेटिव डीएफएल इंडिकेट करता है कि ईपीएस डिक्रीज होगा लोअर रेट से ईबीआईटी से, ये समझिए, बहुत बढ़िया सवाल। तो दोस्तों ये गलत है। नेगेटिव यदि देखिए, यदि आपका नेगेटिव डीएफएल ये इंडिकेट करेगा कि ईपीएस डिक्रीज करेगा फास्टर रेट से एज कंपेयर टू ईबीआईटी, स्लोअर रेट से नहीं, फास्टर रेट से डिक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब कंपनी ज्यादा वनरेबल है लीवरेज रिस्क से, और ईपीएस एम्पलीफाइड डिक्लाइन होगा, क्योंकि माइनर यदि हल्का सा ईबीआईटी में चेंज क्यों ना हो जाए, ईपीएस बहुत तेज गति से घटेगा। तो नेगेटिव डीएफएल का मतलब ईपीएस फास्टर रेट से घटेगा, एट फास्टर रेट देन ईबीआईटी, समझे। चलिए, ये पॉइंट को ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम लोग ड्यूअल के बारे में बात करते हैं कि ड्यूअल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं ड्यूअल के रिगार्डिंग। तो देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑपरेटिंग लिवरेज मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ ईबीआईटी टू चेंज इन द सेल्स क्वांटिटी, ये सही है। ड्यूअल बताता है कि कितना सेल बदलेगा, सेल वॉल्यूम इफेक्ट होगा, कैसे सेल वॉल्यूम जो है कंपनी के ईबीआईटी को चेंज करेगा। सिंपल भाषा में बात करें तो ये इंडिकेट करता है कि प्रॉफिट कितना चेंज होगा यदि कंपनी कुछ प्रोडक्ट को ज्यादा बेच दे या कम बेच दे, समझे, वही होता है सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम में मतलब कि कुछ प्रोडक्ट को ज्यादा बेच दी या कम बेच दी, तो इसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा। प्रॉफिट कैसे मेजर करते हैं हम लोग, ईबीआईटी से, जो कि ऑपरेटिंग इनकम होता है, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है बिजनेस विद हाई फिक्स कॉस्ट एंड लो वेरिएबल कॉस्ट विल हैव अ हाई ड्यूअल। तो दोस्तों फिक्स कॉस्ट वो खर्चा होता है जो कि कांस्टेंट रहेगा, चाहे सेल्स वॉल्यूम कितना भी आप क्यों ना बढ़ा लें, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया। तो बिजनेस जो है ना ज्यादा विश्वास रखती है फिक्स कॉस्ट पे, जो बिजनेस ज्यादा विश्वास रखती है फिक्स कॉस्ट पे वो ज्यादा सेंसिटिव होती है सेल्स फ्लक्चुएशन से, क्योंकि इनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा टाइटली लिंक होता है सेल्स वॉल्यूम से। और यदि आपका लो वेरिएबल कॉस्ट है, ये इस इफेक्ट को फर्दर क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा। लो वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल का लो कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो जिस बिजनेस का हाई फिक्स कॉस्ट रहेगा या लो वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, उसका ड्यूअल काफी ज्यादा होगा, वो ज्यादा सेंसिटिव होगी। नेक्स्ट है ड्यूअल कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन बाय ईबीआईटी, ये सही स्टेटमेंट है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है और जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस होता है आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन को आप यदि ईबीआईटी से डिवाइड करेंगे तो आपको एक अच्छा मेजर मिल जाएगा ड्यूअल का, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन अपॉन ईबीआईटी, फॉर्मूला पूछा जाता है। ड्यूअल ज्यादा है, इसका मतलब कि हल्का सा सेल्स में वॉल्यूम में चेंज आ जाए, ये आपके ईबीआईटी को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करेगा। तो दोस्तों ये इनकरेक्ट है। हाई ड्यूअल का मतलब कि ज्यादा सेंसिटिविटी या सेल्स फ्लक्चुएशन से, तो स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो ये पॉइंट है। ये रिवाइज स्टेटमेंट क्या होगा कि स्मॉल चेंज इन सेल्स वॉल्यूम कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट ईबीआईटी। चलिए, तो ये हाई ड्यूअल का मतलब है। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में गलत है।